गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो की शुरुआत थोड़ी सी अलग होने वाली है। यूजुअली मैं और आर्यन रूम में फ्रेशन अप होने के बाद जब बाहर निकलते हैं, कॉफी लेने के लिए जाते हैं, तब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। पर जब से हमने इस रूम में चेक इन किया है, तब से हमने इस मिनी बार का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। इस मिनी बार में ये जो ड्रिप कॉफी है, इससे खुशबू काफी बढ़िया आ रही थी, इसीलिए मुझे ये ट्राई करने की क्यूरियोसिटी डे 1 से थी। अब सीन यह है, इंडिया में होटल्स के अंदर जो मिनी बार्स होते हैं वो काफी सिंपल होते हैं। उनमें 2 रुपए के नेस्कैफे के पैकेट्स होते हैं जो हम कप में डालते हैं, केटल की मदद से गर्म पानी डालते हैं और एक गर्मा गर्म कॉफी का कप रेडी हो जाता है। हाउएवर, ये जापान होने की वजह से इन लोगों ने हर चीज 10 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है। ये देखो, और उन्होंने इस बैग के बाजू में परफेक्ट पेपर कटआउट्स लगाया है जिससे ये मग के ऊपर ऐसे फिट हो सके। और आर्यन ने ये सब कुछ फिगर आउट किया है, इंजीनियरिंग माइंड। अब हम कॉफी अच्छे से होटल रूम के अंदर ब्रू करेंगे। मुझे पहले ये भी लगा कि ये एक कॉफी बैग होगी, जैसे टी बैग्स आते हैं जिन्हें हम गर्म पानी के अंदर डुबोते हैं। मुझे पहले लगा कि ये कुछ उस टाइप की सिस्टम होगी, पर ये खोलने के बाद जब मैंने वो अलग अलग कटआउट्स देखे तो वो एग्जैक्टली कैसे काम करेगा वो मुझे समझ में नहीं आया। और एंड रिजल्ट कुछ ऐसा है, काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है और ये दिखने में भी काफी कूल है, नॉट गोना लाई। तो स्वागत है आप सभी का जापान सीरीज के 30वें एपिसोड में। अभी मैं और आर्यन शिंजुकू में है। यहाँ पर हमारा होटल है। नहा धो के हम रेडी हो गए हैं। कल मैं और आर्यन एक बहुत लंबे डे ट्रिप पे निकल गए थे। हमने माउंट फूजी तक का सफर इन टोटल 2.5 घंटे वन वे कंप्लीट किया। दोनों राउंड ट्रिप मिला के हमने 5 घंटे कल ट्रैवल में बिताया, इसीलिए शरीर की थोड़ी सी वाट लग गई है और फटीग लेवल थोड़े से हाई है। कल हमारा टोक्यो में आखिरी दिन है और इस पूरे जापान ट्रिप में हमारी एक डे ट्रिप अभी भी बची है। पर उस डे ट्रिप को टोक्यो से करीब 1 घंटा लगता है। तो शरीर को ब्रेक देने के लिए और हमारे मन को थोड़ा सा ब्रेक देने के लिए हम वो डे ट्रिप कल करेंगे और आज का दिन टोक्यो के आसपास ही एक्सप्लोर करेंगे। आज के दिन के प्लान की अगर बात की, हम दिन का जो भी वक्त है वो ओदाइबा नाम की जगह में बिताने वाले हैं। अब ओदाइबा ये जो जगह है ये काफी फैसिनेटिंग है और ओदाइबा को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए और आप सबको मेरे साथ लेके जाने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। ओदाइबा टोक्यो बे में लोकेटेड एक मैन मेड आइलैंड है। ये आइलैंड नेचुरली जियोग्राफिकली अकरिंग नहीं है, पर ये आइलैंड 19th सेंचुरी में डिफेंस और प्रोटेक्शन रीजंस की वजह से बनाया गया था। तो उन्होंने समुंदर के अंदर बहुत सारी रेत फिलअप करके इस आइलैंड को स्ट्रैटेजी और डिफेंस के लिए बनाया था। और वॉर्स खत्म होने के बाद जब 20th सेंचुरी शुरू हुई, तब ये आइलैंड कन्वर्ट करके एक एंटरटेनमेंट और मॉडर्न डिस्ट्रिक्ट जैसा बनाया है। और आज 2025 साल में ओदाइबा इतना मॉडर्न होने की वजह से, इतना फ्यूचरिस्टिक होने की वजह से कई सारे जापानीज फिल्मों का शूटिंग वहाँ पे होता है। और सिर्फ फिल्म नहीं, जापान में एनिमे कल्चर बहुत पॉपुलर है और टीवी शोज बहुत पॉपुलर है। इसीलिए उन शोज और एनिमे के एनिमेशंस वो सारे ओदाइबा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो वो कितना फ्यूचरिस्टिक है, कितना मॉडर्न है, वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगा। और ओदाइबा जाने तक का जो सफ़र है वो भी काफ़ी यूनिक है। टोक्यो का जो मेन लैंड है उससे इस आइलैंड के साथ जो कनेक्शन है वो एक ब्रिज के थ्रू होता है और इस ब्रिज को रेनबो ब्रिज कहते हैं। और वहाँ तक जाने के लिए एक ट्रेन लाइन चलती है जो फन फैक्ट फुल्ली ऑटोमेटेड है। फुल्ली ऑटोमेटेड का मतलब इस ट्रेन को चलाने के लिए और इस ट्रेन को ऑपरेट करने के लिए कोई ट्रेन कंडक्टर या कोई ट्रेन ड्राइवर नहीं होता। ये एक पूरी ऑटोमेटिक ट्रेन है, तो वो देखने में बड़ा मजा आएगा। अभी फिलहाल शिंजुकू में सुबह के 8:30 बज गए हैं। वेदर की बात की तो आज बहुत ही सुंदर है। पिछले 3 दिनों में मौसम ऐसा ही रहा है, कोई बारिश नहीं आई है और कोई बादल नहीं आया है। आज वीकडे होने की वजह से बहुत सारे लोग अभी ऑफिस के लिए रेडी हो रहा है। कल से वीकेंड चालू होगा, इसीलिए थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी एटलीस्ट इस टाइम पे। अभी मैं और आर्यन होटल के पास वाले 7-Eleven में आए हैं, जहाँ से हम दिन की दूसरी कॉफी उठाएंगे। पहली कॉफी हमने होटल रूम के अंदर ही बनाई, जो एक्चुअली काफी अच्छी थी। पर यहाँ पे जो कन्वीनियंस स्टोर्स होते हैं उनके बीन्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होने की वजह से और कॉफी मशीन्स बहुत अच्छे होने की वजह से कॉफी का जो अरोमा है और जो स्ट्रॉन्गनेस है वो अलग ही टेस्ट करती है। तो जाते हैं अंदर और दिन की कॉफी उठाते हैं। मसल ब्लेज का AF43 अश्वगंधा रेगुलर अश्वगंधा के मुकाबले 5 गुना ज्यादा पोटेंट है। ये स्ट्रेस घटाने में और रिकवरी इंप्रूव करने में मदद करता है। मसल ब्लेज के AF43 अश्वगंधा की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस, कंडेंस्ड मिल्क। तो जापान में 3 मेन कन्वीनियंस स्टोर्स है। लॉसन है, 7-Eleven है
और फैमिली मार्ट है। उनमें से लॉसन और फैमिली मार्ट आपको कॉफ़ी का जो कप है वो काउंटर पे पेमेंट करने के बाद देते हैं, पर 7-Eleven में कप्स फ्रीज़र के अंदर रखे होते हैं और आपको कप उठा के फिर काउंटर पे जाके फिर पेमेंट करनी होती है। हाय, ये तो आइस को हिनो एर हितोत्सु ओनेगाइशिमासु। हाय, ये तो सुइका देसु। हाय, कप ले लिया है और पेमेंट हो गया है। अब जब ये कप मिलता है तो बर्फ़ की क्वांटिटी एकदम ऊपर तक रहती है और इससे मेरा गला हमेशा ख़राब होता है। इसीलिए आइदर मैं उनको इसकी क्वांटिटी आधी करने के लिए बोलता हूँ या मैं खुद आधा बर्फ़ डिस्पोज करके फिर अपनी कॉफ़ी बनाता हूँ। और ये जो नए मशीन्स हैं इनमें कॉफ़ी की जो स्ट्रेंथ है उसका एक ऑप्शन मिलता है, तो मैं हमेशा की तरह स्ट्रॉन्ग ही लूँगा। तो ये ट्रिप का 7वां दिन होने की वजह से मेरे और आर्यन के एनर्जी लेवल्स डे 1 के कंपैरिजन में थोड़े से कम हुआ है। इसीलिए अभी हम दोनों के दिमाग में एक क्वेश्चन आया था, क्या हम ओदाइबा से बस से नहीं जा सकते? बस से जाना थोड़ा सा ज्यादा रिलैक्सिंग होता है क्योंकि ये जो ऑफिस की भीड़ होती है वो नहीं मिलती। बसेस के अंदर यूजुअली सिर्फ बूढ़े लोग ट्रैवल करते हैं क्योंकि उनको वो थोड़ा सा ज्यादा कन्वीनियंट पड़ता है। बूढ़े लोगों को शिंजुकू स्टेशन की ये जो भीड़ है वो हैंडल नहीं हो पाती। पर वी आर यंग, हमें जाना चाहिए। हम रात को बस से वापस आएंगे, पर अभी लेट्स गो। कॉफी भी पिया है तो हम लेजी नहीं हो सकते। पर वैसे देखा ओदाइबा तक की जो ट्रेन जर्नी है वो काफी मजेदार होने वाली है। इस ट्रेन लाइन को यूरी कामो में कहते हैं और एक पॉइंट आता है जहाँ पर ट्रेन गोल लूप होती है और अगर आप ट्रेन के सामने वाले हिस्से में बैठे हो तो ट्रेन उस लूप को लगाते वक्त आपको ट्रेन के पीछे का हिस्सा भी दिखाई देता है, तो वो काफी मजेदार है। और पूरी ट्रेन जर्नी थोड़ी सी ज्यादा सीनिक है। याद है मैंने कहा था ओदाइबा टोक्यो से एक ब्रिज के द्वारा कनेक्टेड है और उस ब्रिज को रेनबो ब्रिज कहते हैं। इसीलिए दोनों साइड पे समुंदर दिखता है और आप टोक्यो मेनलैंड से जैसे जैसे ओदाइबा के पास जाते हो तो जर्नी बहुत ज्यादा फ्यूचरिस्टिक बनती है। ऐसा लगता है कि कोई आपको 2050 या 2060 तक ट्रांसपोर्ट कर रहा है। Day 1 जब हम आए थे ऑब्वियसली कंपटीशन प्रेप था तो आई वाज लिमिटेड टू राइस, तो तब मैंने ये शॉप नोटिस की थी। तब से हम बोल रहे हैं कि यार इधर ओनीगिरी ट्राई करेंगे, इधर ओनीगिरी ट्राई करेंगे। मेरे लिए ऑप्शन रहेगा या फिर नहीं पता नहीं, बट इट्स लाइक अ मोर लोकल सेटिंग। तो एक बार और यहाँ पे फ्रेश ओनीगिरी मिलेगा। जो 7-Eleven में मिलता है वो ऐसे पैकेज होता है ना, तो ऑथेंटिक ओनीगिरी मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर ये हमें विदाउट फेल कल करना ही पड़ेगा क्योंकि कल लास्ट चांस है। इसके बाद हम वापस जाने वाले हैं, तो कल बोलते गए पर कभी खाया नहीं। भीड़, तो अभी हम JR की लाइन लेके एक दूसरे स्टेशन तक जाने के बजाय सबवे लेके जाने वाले हैं। और ये जो लाइन है ना इसे तोए ओएदो लाइन कहते हैं। अगर आप गूगल मैप्स पे देखोगे ई कलर का मार्क होता है एक पिंक कलर के सर्कल में। ये जो लाइन है इसके स्टेशंस बहुत ही डीप और बहुत ही अंडरग्राउंड है। मैं और आर्यन कल होटल जाते वक्त इसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारा जो होटल है वो एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है। हमें पहले 4 दिनों में लगा था कि हमारा होटल ग्राउंड फ्लोर पे है क्योंकि एंट्रेंस, एग्जिट, रोड्स सारे उसी फ्लोर पे थे। पर 2 रात पहले होटल वापस आते वक्त हमने एक रोड क्रॉस की और हमने नीचे देखा, तब हमें पता चला कि वो एक्चुअल ग्राउंड फ्लोर है और हमारा होटल फर्स्ट फ्लोर पे बिल्ड था। और सिर्फ हमारा होटल ही नहीं पर आजू बाजू का जो भी नेबरहुड है वो सारा फर्स्ट फ्लोर पे है। और तब से लेके अभी तक हम एटलीस्ट 5 मंजिले नीचे गए हैं और हम और नीचे जाने वाले हैं। ऑल द वे वहाँ तक कम से कम और 2-3 मंजिले हैं। तो अभी हम कितना नीचे आ गए हैं इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर यहाँ पर भी शॉप्स है, यहाँ पर भी वॉशरूम्स है। ऑलमोस्ट ऐसा है कि एक पूरी सिटी अंडरग्राउंड है। टोक्यो दुनिया की सबसे डेंसली पॉपुलर सिटी है और ये होने की वजह से जब ग्राउंड फ्लोर पे पूरी की पूरी एरिया खत्म हो गई उन्होंने नीचे खोदना चालू किया और तब से उन्होंने एक पूरी सिटी अंडरग्राउंड बनाई है। सिर्फ B1 पे नहीं, B1 से लेके B6, B7 वो खोदते गए और उन्होंने पूरी एरिया मैक्सिमाइज किया। तब से लेके अभी हम एक और मंजिला नीचे जा रहे हैं और अब मुझे ट्रेन की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब सोचो कि ये स्टेशन कितना डीप होगा। हम एटलीस्ट 8 एस्केलेटर लेके नीचे आए हैं और अब प्लेटफॉर्म नंबर 6 आया है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर है और वीडियोस के थ्रू आप सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। पर अगर कोई बंदा जापान नहीं आया है तो उसे इस चीज़ की स्केल समझ में नहीं आएगी। मैं और आर्यन, अब देखो आर्यन का ये दूसरा टोक्यो विजिट है, मेरी चौथी टोक्यो विजिट है, पर ये होने के बावजूद इस चीज़ की मैग्नीट्यूड, इस चीज़ का इफेक्ट अभी तक फुल्ली सिंक इन नहीं होता कि उन्होंने कितना मस्त बनाया है। अभी ट्रेन आने में 2-3 मिनट का टाइम है। हमें उतरना है E19 शियोदोमे स्टेशन पे और फिर हम ट्रांसफ़र लेके इस ट्रेन पे चढ़ेंगे। ये जो लाइन है इसे यूरी कामोमे लाइन कहते हैं। ये वो फुल्ली ऑटोमेटेड ट्रेन है जो एक्सपीरियंस करने में बहुत मज़ा आने वाला है।
तो ये जो पूरी ट्रेन लाइन है ये 150 फीट अंडरग्राउंड चलती है। अगर बिल्डिंग के टर्म्स में माना तो सोचो कि एक 15 मजले की बिल्डिंग नीचे अंडरग्राउंड है और ये लाइन वहां से चलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे कुछ ट्रेन लाइंस है जो टोक्यो में अंडरग्राउंड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, पर ये लाइन उससे भी नीचे चलती है। तो 2-3 लाइंस के नीचे से सबसे डीपेस्ट सबवे लाइन ये है। फाइनली हम यूरी खामोमी के स्टेशन पे आ गए हैं। अब स्ट्रैटेजी सिंपल होगी, मुझे लगता नहीं है कि इस टाइम पे भीड़ इतनी ज्यादा होगी, इसीलिए हम सबसे आगे वाले ट्रेन बोगी में बैठने वाले हैं। इससे हम अच्छे व्यूज एंजॉय कर पाएंगे। शिनकानसेन और ये पूरी एरिया हम जैसे ओदाइबा के पास आते जाते हैं वैसे फ्यूचरिस्टिक जो वाइब है वो आते रहती है। ये देखो पूरा ग्लास का बना है, बहुत सारे पाथवेज है, ऊपर से ट्रेन लाइन जा रहे हैं। नीचे वहां पर अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो रोड तो है, पर उसके भी नीचे एक टनल जा रहा है जो पता नहीं कहाँ से बाहर निकलेगा। और इस सारे मॉडर्ननेस के बीच में उन्होंने एक बहुत पुराना क्लॉक टावर बनाया है। ये देखो, ये जो ट्रेन जा रही है ये यूरी खामोमी लाइन है। पूरी ट्रेन ऑटोमेटिक है और उसके स्टेशन के पास अभी हम जाने वाले हैं। रेडी आर्यन? यूरी खामोमी, लेट्स गो। तो भाई प्लेटफॉर्म भी काफी यूनिक सा है और हमें पूरी ट्रेन राइड में ये व्यू मिलने वाला है। क्राउडेड तो है पर घुस जाएंगे बीच में। वैसे हम लास्ट डिब्बे में भी चढ़ सकते थे। तो स्वागत है आप सभी का ओदाइबा। ट्रेन जर्नी बहुत ही ज्यादा बढ़िया गई। दोनों साइड्स पे व्यूज बढ़िया थे। मॉडर्न हाई राइज बिल्डिंग से लेके टोक्यो बे तक हमें इस ट्रेन जर्नी के थ्रू सब कुछ देखने को मिला। और लकीली पहले बोगी में थोड़ी सी जगह होने की वजह से हम वहां पर कैसे तो करके घुस पाए और व्यूज एंजॉय कर पाए। मेरे सामने आपको जो भी दिख रहा है वो पूरा का पूरा मैन मेड है। 200-300 साल पहले ये पूरी एरिया समुंदर से कवर्ड थी, पर टोक्यो ने एक बहुत लार्ज स्केल रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट के थ्रू समुंदर के अंदर सॉइल, सैंड और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये 3 चीजों का इस्तेमाल करके यहाँ पर लैंड बनाया और जापानीज इंजीनियर्स ने इस पूरे शहर को आर्टिफिशियली डिजाइन किया। इस फैक्ट की वजह से ओदाइबा एक्सप्लोर करते वक्त और भी ज्यादा माइंड ब्लोइंग लगता है कि कुछ साल पहले ये पूरी एरिया समुंदर से भरी थी और यहाँ पे कोई लैंड नहीं था। और ये सब जो मेरे और आपके आंखों के सामने अभी है वो मैन मेड कंस्ट्रक्शन की वजह से मुमकिन बना है। ये मेरे ठीक सामने ओदाइबा का एक बहुत फेमस लैंडमार्क है जिसे फूजी टेलीविजन बिल्डिंग कहते हैं। तो ये जो फूजी टेलीविजन बिल्डिंग है ना, इसके ऊपर भी आप जा सकते हो। वहाँ ऊपर पे एक ऑब्जर्वेशन डेक है और नीचे से अगर आप बहुत गौर से देखोगे तो आपको उस ऑब्जर्वेशन डेक पे लोग दिखाई देंगे। ये जो सेंटर बॉल है वहाँ पर कुछ विंडोज हैं जहाँ से लोग एक्चुअली दिखाई देते हैं। जाना है क्या आर्यन ऊपर? आई थिंक जा सकते हैं। आई थिंक पूरे आइलैंड का एक व्यू मिलेगा ऊपर से। तो फूजी टेलीविजन बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेटरी डेक है वहाँ पर मैं भी कभी गया नहीं हूँ, इसीलिए इसका एंट्रेंस कहाँ पे है इसकी मुझे कोई आइडिया नहीं है। वहाँ से एक बहुत मॉडर्न और फ्यूचरिस्टिक एस्केलेटर जाती है और यहाँ पर सीढ़ियाँ जाती है। तो इनमें से एंट्रेंस कौन सा है वो अभी ढूंढना पड़ेगा। टाइम की अगर बात की, अभी 10 बजने को 2 मिनट बाकी है। शायद इसीलिए वहाँ पर हमें एक लाइन दिखाई दे रही है। हाई चांसेस है कि ये ऑब्जर्वेटरी अभी तक खुली नहीं है और शायद 2 मिनटों के बाद खुल जाएगी। तो एक बार स्टाफ से पूछते हैं और चेक करते हैं। सुमिमासेन, तेंबोदाई वा何時に開きますか10時から今からそのエスカレーターから上がれるので、エスカレーター上がりきった7階でチケット買って7階にあるエレベーター使って展望台に進む。ありがとうございました。チケットはいくらですか800円です。 800 円。ありがとうございました। तो मैंने स्टाफ से बात की, एग्जैक्टली 10 बजे ऑब्जर्वेशन डेक खुलता है। हमें इस एस्केलेटर की मदद से 7वें मंजिले पे जाना है। वहाँ पर एक टिकट बूथ है, वेंडिंग मशीन है, वहाँ से हमें टिकट्स खरीदने हैं। टाइमिंग देखो कितना बढ़िया था हमारा पर। तो ऑब्जर्वेशन डेक 25th फ्लोर पे है। टोक्यो में बाकी के ऑब्जर्वेशन डेक्स के मुकाबले ये थोड़ा सा लोअर लेवल पे है, पर ओदाइबा सिटी का एक पूरा व्यू मिलने के लिए इससे बेहतर ऑप्शन हमारे पास नहीं है। तो इस ऑब्जर्वेटरी का जो टिकट है वो बाकी के ऑब्जर्वेटरीज के कंपैरिजन में थोड़ा सा सस्ता भी है। 800
600 येन का ये टिकट पड़ता है। मैंने स्टाफ वाले भैया से पूछा, शायद इसकी वजह ये भी है कि ये ऑब्जर्वेटरी 60th फ्लोर 70th फ्लोर ऐसे रिडिकुलस हाइट्स पे नहीं है। अभी अनाउंसमेंट्स के अनुसार उन्होंने लेफ्ट जाने को बोला है, तो लेफ्ट जाएंगे, टिकट लेंगे और इस स्कूल से बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे। वो जो सर्कुलर बॉल है हम वहाँ तक जाने वाले हैं। तो दोनों ऑप्शंस है, एक वेंडिंग मशीन का ऑप्शन है और एक टिकट काउंटर का ऑप्शन है। टिकट काउंटर के अंदर आप उनसे टिकट खरीद सकते हो, पर हम अब सीजन ट्रैवलर्स हैं इसीलिए हम वेंडिंग मशीन से ही लेंगे। 800 येन का एक टिकट पड़ा। अब हम एलिवेटर ढूंढ रहे हैं जहाँ से हम ऊपर जा सकते हैं। वहाँ वैसे एक बोर्ड है जहाँ पर एंट्रेंस की लिफ्ट उस डायरेक्शन में है ऐसे बताया है। स्फेरिकल ऑब्जर्वेशन रूम, हाँ ये हमने देखा था वहाँ से। काफी खाली खाली है, शायद इसीलिए होगा क्योंकि हम ओपनिंग टाइम के 1 मिनट बाद आया है। पर छोटा सा ऑब्जर्वेशन डेक है, बाकी के मुकाबले ज्यादा बड़ा नहीं है, पर व्यूज काफी बढ़िया है। आई डोंट थिंक बाकी कोई ऑब्जर्वेशन डेक्स टोक्यो में है जो टोक्यो बे का इतना अच्छा व्यू देता है, और ये टोक्यो बे के इतना पास होने की वजह से बहुत ही बढ़िया व्यू मिलता है। और यहाँ से टोक्यो टावर भी दिखाई दे रहा है फार इन द डिस्टेंस वहाँ पे। आपको एक और फन फैक्ट बताता हूँ, ओदाइबा आने के और जाने के 3 पॉसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। एक है बाय रोड, यानी आप टैक्सी लेके या बस लेके आ सकते हो। एक है रेल, हमने जो ट्रेन लाइन अभी ली थी वो फुल्ली ऑटोमेटिक ट्रेन लेके आप आ सकते हो। और तीसरी मेथड थोड़ी सी ज्यादा एडवेंचरस और थोड़ी सी ज्यादा मजेदार है, वो है बाय सी। आप ओदाइबा से आसाकुसा तक एक क्रूज लेके भी जा सकते हो। और ये जो तीसरा ऑप्शन है ये एक्सपीरियंस करने के लिए जब मैं और आर्यन ओदाइबा पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे तो वापस जाते वक्त हम क्रूज से जाने वाले हैं। आपको वहाँ पे टोक्यो स्काई ट्री दिखाई दे रही होगी। टोक्यो स्काई ट्री आसाकुसा एरिया में है, तो यहाँ के क्रूज पोर्ट से हम क्रूज लेके टोक्यो बे के थ्रू नज़ारे एंजॉय करते करते वहाँ आसाकुसा तक जाने वाले हैं। आर्यन को क्या दिख गया? डू यू नो हाउ टू प्ले दिस? क्या गेम है क्या? हाँ आई गेस सिक्के डालने होते हैं पहले। वो तो ठीक है, बट क्यों, क्या दिख गया तुझे? ड्रैगन बॉल जी फिगरीन्स, और अच्छे वाले, ऐसे नहीं कि बुरे फिगरीन्स है। फिगरीन्स आर नाइस। ओह वाओ। तो यूजुअली ये सारे फिगरीन्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग काफी एक्सपेंसिव होते हैं। अराउंड 3-4 हज़ार येन के तो आई थिंक स्टार्टिंग रहती है, तो 100 येन के लिए अ चांस आई डोंट माइंड। ओके समझ गया। उधर पीछे वो कटिंग मशीन है और फिर वो मूव होगी इन बटन्स के साथ। ओके सो दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज साइड। तो बेसिकली यहाँ पे उन्होंने ट्यूटोरियल चिपकाया है। को आगे खींचना है, फिर साइड लेना है, फिर वापस आगे खींचना, फिर खच फिर कट करना है ना, फिर टॉय नीचे गिर जाएगा। तो हम लोग एटलीस्ट मैं 2 या 3 बार ट्राई करूँगा। आई विल गो फॉर अल्टीमेट गोहान, ये वाला। आई विल गिव यू 10 येन आफ्टर वी आर आउट ऑफ हियर। तो मेरे पास छुट्टे पैसों का यहाँ पर कलेक्शन है। एंजॉय आर्यन, सारे ही ले लेना, फिर मुझे 1000 येन की नोट दे दे बाद में। एंजॉय, ऑल द बेस्ट। गाइस आर्यन थोड़ा सा नर्वस है, गेम चालू हो गया है। ऑल द बेस्ट। एक मिनट, ये वाला बटन क्यों नहीं चालू हुआ? नहीं बस बस, डोंट पुट मोर। स्टार्ट प्लेइंग, आई थिंक आई विल स्टार्ट। दैट्स इट। ओह समझ में आया? हाँ। सेकंड चांस में जाएगा होपफुली। लास्ट चांस आर्यन। आर्यन को इतना फोकस मैंने कभी नहीं देखा है। खत्म क्या? ओके वी आर डूइंग वन मोर, गिव मी मोर कॉइंस। आर्यन मेरे सारे पैसे खत्म करने वाला है, ये ले। ऑल द बेस्ट। एक तीसरी बार नहीं, कितना क्लोज। लास्ट अटेम्प्ट गया नहीं। आई थिंक आई गॉट इट। यू गॉट इट? या। Oh, moment of truth. Yes. Wait, what? Bro. वो कटा नहीं ना? स्कैम मिलना चाहिए था। भरोसा उड़ गया। 400 येन भी उड़ गए। ब्रदर आई फील स्कैम्ड। याद है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि टोक्यो में 2 एयरपोर्ट्स हैं, एक है हानेदा और एक है नारिता। नारिता एयरपोर्ट उनका इंटरनेशनल टर्मिनल है जहां पर हम लैंड हुए थे, पर हानेदा एयरपोर्ट इनका डोमेस्टिक एयरपोर्ट है। मतलब इंटरनेशनल भी है पर वो प्रेडोमिनेंटली डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए इस्तेमाल होता है। तो हानेदा एयरपोर्ट सिटी के अंदर ही होने की वजह से मुझे पहली बार हानेदा एयरपोर्ट की झलक दिख गई। मेरे ठीक सामने वो जो भी एरिया है वो हानेदा एयरपोर्ट की एरिया है, और यहाँ से हर 2 मिनट में प्लेन्स आके लैंड हो रहा है, वहां से टेक ऑफ हो रहा है। तो वो देखने में काफी कूल
शेड्यूल था। नारिता एयरपोर्ट मैं 4 बार आ चुका हूँ। हर बार जब फ्लाइट मुंबई से लैंड होती है तो वो नारिता एयरपोर्ट ही लैंड होती है, पर नारिता एयरपोर्ट इतना आउटस्कर्ट्स में होने की वजह से टोक्यो के किसी व्यू पॉइंट से नारिता एयरपोर्ट दिखाई नहीं देता। तो इट फील्स कूल टू सी। तो आर्यन का दिल टूट गया। एक और बार ट्राई करने वाला है बदला लेने के लिए। 5 अटेम्प्ट है आर्यन के पास। आर्यन वर्सेस ड्रैगन बॉल जी। यहाँ पर 3 ऑप्शंस है, ठीक है। एग्जिट करने के बाद आप आइदर रेस्ट रूम जा सकते हो, आप नीचे एग्जिट कर सकते हो, या आप नारिता एयरपोर्ट जा सकते हो। हो गया तुम्हारा टोक्यो ट्रिप, घर जाओ अभी, वापस जाओ, निकल। मैंने जिंदगी में इतना बड़ा पार्किंग लॉट नहीं दिखा है। बाप रे, ये पूरा मॉल जितना बड़ा है और सारा पार्किंग है। मैंने ऐसा GTA में देखा है। GTA मतलब गेम। कॉप्स से भागने के लिए एंटर वन ऑफ दीज, पार्क द कार एंड देन कार में से सो सकते हैं। आई थिंक सोना वॉच डॉग्स में, आई मीन GTA में लाइट्स ऑफ करके रुक सकते हो तुम, वॉच डॉग्स में ऐसे लेट जाता है वो। मैंने कभी GTA खेला नहीं है, इसीलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पेरेंट्स को GTA का कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने मुझे कभी खेलने नहीं दिया। क्या है? यहाँ पे इन्होंने 8वें मंजिल पे टेनिस कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट, फुटबॉल, ये सब बनाया। खेलने में कितना मजा आएगा ना। आर्यन खेलना है क्या वापस? आई थिंक 7 से ही वापस जाना पड़ेगा। काफी क्रेजी एलिवेटर व्यू है, पर टोक्यो बे और टोक्यो टावर दोनों का व्यू मिल रहा है। तो हमें लंच करने के लिए रामेन खाना है, पर रामेन के सारे शॉप्स एक्वा सिटी के अंदर लोकेटेड है। इशू ये है कि हम इतना जल्दी उठे हैं और यहाँ इतना जल्दी आ गया है कि मॉल अभी बंद है। मॉल आधे घंटे में खुलता है, तो तब तक हम एक कन्वीनियंस स्टोर ढूंढेंगे। और यहाँ पे बच्चों की स्कूल ट्रिप आई है ओदायबा एक्सप्लोर करने के लिए। भूख लग रही है काफी ज्यादा। लकीली यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे एक लॉसन दिख गया। काफी यूनिक एंट्रेंस है इसका। यूजुअली लॉसन का जो ब्लू होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जाके देखते हैं। यस, ये एक यूनिक सा लॉसन है। बैठने के लिए थोड़ी अलग जगह है और टॉयज भी है। फुल ओदायबा थीम। आज की तीसरी कॉफी। तो ब्रेकफास्ट मिल गया। यहाँ पर मैंने चिकन राइस और एग्स का ऐसे बेंतो टिफिन उठाया। यहाँ पर दिन की तीसरी कॉफी। अब इशू यह है, मॉल के अंदर उस लॉसन के जस्ट बाहर थोड़ी बहुत कुर्सियां थी। हमारे यहाँ पे फूड कोर्ट्स में जैसे होते हैं वैसे टेबल्स और कुर्सियां वहाँ पे रखी थी, पर सारे फुल थे। इसीलिए अब मैं और आर्यन इस बिल्डिंग के बाहर आ गया और हम एक बेंच ढूंढ रहा है जहाँ पर हम बैठ के हमारा मील खा सकते हैं। तो नाइकी स्टोर्स के बारे में एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है वो है कि आप दुनिया में किसी भी नाइकी स्टोर में जाओगे तो उनके पास उस जगह के एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स रहेंगे। यहाँ टोक्यो की नाइकी स्टोर में ये बहुत यूनिक हुडी दिख गया। टोक्यो मेरी फेवरेट सिटी होने की वजह से आई थिंक मैं इसे लूंगा। मेरे पास अभी इस मोमेंट पे सिर्फ एक हुडी है जो बैग के अंदर है, और घर पे भी एक ही हुडी है, इसीलिए ये काफी अच्छा होगा। गुड बाय आर्यन, फिर मिलेंगे। तो द रीज़न कि मैंने आर्यन को बाय बोला इज क्योंकि उसको इस मॉल से और थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, और सिर्फ इस मॉल से ही नहीं, पर जब वो शिंजुकू वापस जाएगा तब उसको वहाँ के कुछ दुकानों से सुवेनियर्स और वो सब खरीदने हैं। प्लस घर वाले लोगों ने उसको बोला है कि उनको कुछ चीजें चाहिए। मुझे लग रही है भूख। सुबह मैंने जो ब्रेकफास्ट किया था वो चिकन राइस की एक बहुत छोटी क्वांटिटी थी, पर आर्यन ने सुबह सुबह 3-4 चीजें उठाई थी, इसीलिए उसको अभी इतनी भूख नहीं लग रही है। सेकेंडली, आर्यन को शिंजुकू वापस जाके थोड़ी सी शॉपिंग करनी है, पर मुझे करनी है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ट्रेनिंग एक ऐसी चीज है जो स्किप नहीं हो सकती। इसीलिए जब वो सारी शॉपिंग करेगा तब मैं जाके एक बढ़िया लेग वर्कआउट लगाऊंगा। फिलहाल मैं इसी मॉल के फूड कोर्ट में हूँ और यहाँ पर खाने के लिए बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस हैं, पर मैंने सबसे सिंपल ऑप्शन चूज किया जो था एक करी राइस, और इस करी राइस के साथ एक चिकन का टुकड़ा। यूजुअली मॉल्स में खाना काफ़ी महंगा मिलता है, पर ये करी राइस का बोल मुझे सिर्फ 400 येन के लिए पड़ा, जो इंडिया के लगभग 200 रुपए है, जो मुझे काफ़ी सस्ता लगा। और जिस जगह से मैंने ये लंच उठाया वो भी एक काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट था। सबसे पहले हमें एक ट्रे उठाना पड़ता है और एंट्रेंस पे फ्राइड चिकन, आलू, फिश, ऐसे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो आप ऐसे छोटे ट्रे में डाल सकते हो। फिर मेन काउंटर पे जाके आप अपनी मेन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो पहले स्टार्टर्स और फिर मेन कोर्स, और फिर आपको यहाँ पे जाके पेमेंट करना होता है। तो मेरा पानी खत्म हो गया था, मैं यहाँ पर अपनी बॉटल भरने के लिए आया था, पर यहाँ पे लिखा है कि आप बॉटल नहीं भर सकते हाइजीन रीजंस की वजह से। तो आप सिर्फ इन पेपर कप्स का इस्तेमाल करके पानी पी सकते हो। पेपर कप देखो उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे लगाया। मैंने तो यार आधी बोतल भर दी, फिर मुझे ये दिखाई दिया। तो जापान में 1970s या 1980s में मोबाइल सूट गंदम करके एक एनिमे सीरीज चालू की गई थी, जो जापान में काफी पॉपुलर है। आई डोंट थिंक इंडिया में ये सीरीज इतनी ज्यादा मशहूर है, क्योंकि मेरे इंडियन दोस्तों को या इंडियंस को
इस सीरीज के बारे में ज्यादा पता नहीं होता। इनफैक्ट मुझे भी इसका नाम पहली बार तब पता चला जब मैं पिछले साल जापान आया, और ओदाइबा में इसके मेन कैरेक्टर का एक बहुत बड़ा स्टैचू है। ये कैरेक्टर गंदाम है और ये स्टैचू कुछ ज्यादा ही बड़ा है। आपको शायद वाइड एंगल की वजह से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर ऑलमोस्ट इस बिल्डिंग जितना ऊंचा ये स्टैचू यहाँ पर बना है। तो मुझे वापस टोक्यो क्रूज से जाना था, पर क्रूज 10 मिनट पहले निकली, और इन क्रूजेस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्रेन्स के मुकाबले बहुत कम होती है। ट्रेन्स कैसे, ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, बहुत एक्सेसिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इसकी वजह से ओदाइबा से टोक्यो जाने तक के ट्रेन्स हर 5-5 मिनट में निकलते हैं। पर क्रूज मुझे चेक करनी चाहिए थी क्योंकि अगली क्रूज 2 घंटों के बाद है। और यार ओदाइबा में शॉपिंग वॉपिंग के अलावा और कुछ करने के लिए इतना ज्यादा है नहीं। अगर आपको थीम पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर स्लाइड्स ये सब पसंद है तो आप इजिली यहाँ पर एक दिन बिता सकते हो। पर मुझे ओदाइबा में जो भी देखना था वो मैंने देख लिया। अभी बस टोक्यो जाना है और क्रूज 2 घंटों के बाद निकलेगी, इसीलिए हम ट्रेन लेके वापस टोक्यो जाएंगे। यार शॉपिंग की अगर बात की तो मैंने इस पूरे जापान ट्रिप में खुद के लिए सिर्फ 2 चीजें खरीदी है। एक वो नाइकी हुडी जो सिर्फ टोक्यो में मिलता है, वो काफी पसंद आया, एंड सेकेंडली चिकन राइस खाने के लिए डब्बे। तो मेरी शॉपिंग थोड़ी सी अलग दिखती है, और मुझे जब तक लगता नहीं है कि मुझे इस चीज की सचमुच जरूरत है या मुझे उस चीज से रिलेटेड पैशन है, तो मैं चीजें वैसे कुछ खरीदता नहीं। बाकी के जो भी शॉपिंग आइटम्स है वो मैं घर के लिए, दोस्तों के लिए, इन सब के लिए खरीदता हूँ, क्योंकि मुझे अपने लिए कुछ खरीदने से ज्यादा दूसरों के लिए खरीदने से खुशी मिलती है। लोग बोलते हैं ना, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, वो मैं आजकल काफी ज्यादा महसूस करता हूँ। फिलहाल हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे सबसे पहले मुझे वॉशरूम ढूंढनी है, क्योंकि जिम जाने के पहले थोड़ा सा प्रेशर आ रहा है, तो वो जल्दी से खत्म करता है। प्लस आज लेग्स है, तो लेग डे पे अगर लग गई जोर की तो थोड़ी वाट लग जाएगी। शायद अंदर ही होगा, देखते हैं। हम आए ऊपर से, प्लेटफॉर्म है नीचे और वॉशरूम वहाँ पे दिख गया है, जाके आता हूँ मैं। स्टेशन के पास वाले 7-Eleven से मैंने ये उठाया। ये एक 1 लीटर की बोतल है। ऑन द वे जब मैं ट्रेन में था मैं इसी के बारे में सोच रहा था। आज खाना वैसे खाया है, पर हाइड्रेशन की अगर बात की तो पानी के अंदर फ्लूइड्स थोड़े से कम गए हैं, इसीलिए उतरने के बाद अगर पोकारी स्वेट की बड़ी बोतल मिलती है तो अच्छा होगा। और फॉर्चुनेटली मिल गई। मोस्ट कन्वीनियंस स्टोर्स में ये बड़ी बोतल अवेलेबल नहीं होती, सिर्फ छोटी 300-400 ml की बोतल होती है, पर मिल गई। 1 लीटर की बोतल है। एक्सरसाइज करने का इतना मन नहीं कर रहा क्योंकि बॉडी में थकान काफी ज्यादा है। पिछले 6 या 7 दिनों का एवरेज स्टेप काउंट 20-21 हजार है, इसीलिए थकान तो है, पर ये बॉडी बिल्डिंग के पैशन के लिए है। शिंजुकू स्पोर्ट्स सेंटर पहुंच गए हैं, जाके एक बढ़िया लेग डे लगाते हैं। बढ़िया ट्रेनिंग सेशन खत्म हो गया है। अभी अभी मैंने फैमिली मार्ट से एक प्रोटीन शेक ले लिया। यहाँ जिम में एक ट्रेनर आता है, उनको अब 3-4 दिन लगातार देखने की वजह से मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई है। आज मैं उनके साथ थोड़ी बातचीत कर रहा था। वो मुझे पूछ रहे थे कि क्या मुझे कम्पीट करने में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी फिजिक है, आपको कम्पीट करना चाहिए। फिर मैंने उनको बोला कि यार ये मेरी पैशन है, इसीलिए मैं हर रोज जिम जाता हूँ। और बातों बातों के चक्कर में एंड में मैंने उनको उनका नाम पूछा, तो उन्होंने कहा एंदो। अब अगर आप बचपन में इनाजुमा 11 देखते थे तो आपको पता होगा कि इनाजुमा 11 ये जो शो है, इसका मेन कैरेक्टर जो गोलकीपर है उसका नाम भी एंदो है। इसीलिए कल जब मैं आखिरी ट्रेनिंग सेशन लगाने के लिए जिम आऊंगा तो मैं इनको बोलने वाला हूँ कि क्या आपको इनाजुमा 11 पता है, वो मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था और उस कार्टून के मेन कैरेक्टर का नाम भी एंदो ही है। पर अभी फिलहाल ये प्रोटीन पीता है, मे बी 5-10 मिनट पार्क में बैठता है और फिर आगे बढ़ते हैं। वेलकम बैक। क्या क्या करके आया? पैकिंग प्रॉब्लम्स। तो आर्यन अपने दोस्त के लिए 3 बहुत ही बड़ी चीजें लेके आया और उसने कैरी की है सिर्फ एक सूटकेस। अब ये कैसे फिट होगा कोई आइडिया नहीं। दिस कैन बी पास्ट ऑफ अस कैबिन लगेज। मेरा बस ये है कि ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम एयरपोर्ट पहुंच गए और फिर वहां पे वो बोलेंगे कि यार कैबिन लगेज में नहीं जाएगा। उतने बड़े बैग में जाने वाला है, बट अगर मैं इन तीनों बॉक्सेस को भी साइड साइड में रखता हूँ ना, कैबिन लगेज का जो लिमिट रहता है उसके अंदर आ जाता है। एंड कैरिंग वाइज मेरे पास सिर्फ मेरा बैकपैक है फ्लाइट के लिए, तो आई थिंक I'll be fine, बट मैं अभी से ही पैकिंग शुरू कर रहा हूँ so that we can go back smoothly। पर इसका साइज देखो, ये आर्यन के वेस्ट हाइट पे आ रहा है और आर्यन काफी लंबा बंदा है, इसीलिए आप इमेजिन कर सकते हो।
और ये बैग तो मतलब मुझसे भी बड़ी है। ऑल द बेस्ट। तो इवन दो मैं और आर्यन ओदायबा से वापस क्रूज लेके आसाकुसा नहीं आ पाए, हम अभी सनसेट के बाद आसाकुसा एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं। इस पूरे जापान ट्रिप में अगर एक ऐसी नेबरहुड है जो हमने अभी तक विजिट नहीं किया है तो वो आसाकुसा है। और आसाकुसा मेरे लिए एक काफी स्पेशल जगह है क्योंकि मेरे जापान ट्रिप के पहले दिन पे पहली नेबरहुड जो मैंने एक्सप्लोर की थी वो आसाकुसा थी। इसीलिए मैं हर बार जब जापान आता हूँ तो आसाकुसा जरूर विजिट करता हूँ। और आर्यन के पहले ट्रिप में भी वो आसाकुसा ही रहा था, तो हम दोनों अभी वो चेकआउट करेंगे। तो मैं इस बिल्डिंग को पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, पर मैंने इस बिल्डिंग को हमेशा दूर से देखा है। पास से इसके ऊपर इल्यूमिनेशंस है, इसके ऊपर ग्राफिक्स है और एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। यूजुअली अभी आपको ये बिल्डिंग जैसी दिख रही है वैसी की वैसी दिखती है। जो 2 टॉल पीक्स है वहाँ पर ब्लू कलर के लाइट्स है। और अब देखो, ये मैंने पहली बार देखा है। डेस्कटॉप के ऊपर स्क्रीन सेवर्स कैसे बदलते हैं ना, ये वैसे बदल रहा है। तो जब हम वो स्टेशन से बाहर आए, मुझे ये एनी टाइम फिटनेस देखा और मेरे पहले ट्रिप के सारे मेमोरीज वापस आ गए। तो मैं शाम में बाकी का टोक्यो एक्सप्लोर करके उस स्टेशन से बाहर आता था। आई वुड टेक दिस वॉक। इधर थोड़ा ही आगे जाएंगे तो लेफ्ट साइड पे एक आपा होटल के बाजू में कन्वीनियंस स्टोर है। वहाँ पे मैं एक सुशी का डब्बा पिकअप करता, एग, क्यूकम्बर एंड अनियन। बहुत अच्छा ऑप्शन है वेजिटेरियंस के लिए। आई वुड टेक दैट। देखो एक आपा होटल आ गया। ओह दैट्स द वन। इधर 7-Eleven। ये रोड के राइट साइड में आपको जो दिख रहा है ये आप्पा होटल, वो होटल था जहाँ पर आर्यन पिछली बार रहा था। काफी छोटी सी बिल्डिंग है, कॉम्पैक्ट सी, पर आसाकुसा वैसे देखा जाए रहने के लिए एक काफी डिसेंट नेबरहुड है। थोड़ा सा शांत है, कनेक्टिविटी अभी भी अच्छी होती है और थोड़ा अलग पता है। और वो भी है टूरिस्ट के लिए। आसाकुसा ये जो नेबरहुड है वो रहने के लिए एक थोड़ा सा ज्यादा बजट फ्रेंडली ऑप्शन हो सकता है। शिंजुकू में यूजुअल होटल्स आइदर सोल्ड आउट होंगे, स्पेशली अगर आप पीक सीजन में आते हो, या वो थोड़े से महंगे होंगे। शिंजुकू इतना सेंट्रली लोकेटेड होने की वजह से और वहाँ से सारे JR लाइन्स जाने की वजह से उस एरिया में जो होटल्स होते हैं उनके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं। आसाकुसा बढ़िया ऑप्शन है। नेक्स्ट टाइम आसाकुसा में रहेंगे। या अभी होटल वॉशिंगटन घर बन गया है। वो मेरा स्पॉट है। आई वॉज सो ग्लैड कि मुझे वो अपने पहले ट्रिप पे ही पता चल गया था। इस वक्त पे टेम्परेचर की अगर बात की तो ऑल ऑफ अ सडन काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। यही वजह है कि मैंने और आर्यन ने थोड़े से गर्म कपड़े पहने हैं। अभी 15-16 डिग्रीज है और बारिश शुरू होने वाली है, ऐसे एप्पल वेदर बता रहा है। पर 1 घंटे पहले भी यही बोला था। थोड़ी सी बारिश हो भी रही थी शायद, पर मोस्ट लाइकली जब हम वापस होटल जा रहे होंगे तब बारिश आने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इसीलिए रोड के साइड में ये जो भी अंडरग्राउंड पाथवेज होते हैं, हम होटल तक वैसे भी जा सकते हैं क्योंकि हम छाता नहीं लाया है, कोई बैग नहीं लाया, योलो करके बाहर निकले। और मैं आसाकुसा रात को पहली बार आया हूँ। तो आसाकुसा में 2 मेन अट्रैक्शंस है। एक है सेंसोजी टेम्पल और दूसरी अट्रैक्शन है टोक्यो स्काई ट्री। अब सेंसोजी टेम्पल मेरे लिए एक काफी स्पेशल प्लेस है क्योंकि मेरे पहले जापान ट्रिप में पहले दिन पे मैंने वो देखा था और वो मेरे लिए उस टाइप का मोमेंट था कि टोक्यो के जो भी फेमस अट्रैक्शंस हैं जो हम इतने टाइम से स्क्रीन पे देखते हुए आ रहे हैं, वो मुझे अपने आंखों के सामने दिखी। ये भी एक बड़ी वजह है कि मैं और आर्यन अभी आसाकुसा आया है। मुझे वो सेंसोजी टेम्पल रात को देखना है। पर दूसरी अट्रैक्शन टोक्यो स्काई ट्री मैंने पूरी की पूरी रात को कभी देखी नहीं है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। टोक्यो स्काई ट्री इस पॉइंट पे टोक्यो का सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है और रात को कितना खूबसूरत दिख रहा है वो आप सब देख ही सकते हो। टोक्यो स्काई ट्री के ऊपर एक ऑब्जर्वेशन डेक भी है जहाँ पर आप टिकट लेके ऑल द वे ऊपर के पॉइंट तक जा सकते हो और टोक्यो शहर के 360 डिग्री व्यूज देख सकते हो टोक्यो के सबसे ऊपर वाले पॉइंट से। तो स्काई ट्री बहुत सुंदर दिख रही है। पिछली बार जब मैं आया था तब सनसेट देखने के बाद जस्ट अंधेरा हो रहा था और पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लू कलर की बन गई थी, पर अभी ये ऑरेंज है। लुक्स फैंटास्टिक। सेंसोजी टेम्पल एक बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है जिसके एंट्रेंस पे और जिसके उस साइड पे एक बहुत फेमस रेड कलर का गेट है। तो इस गेट को खामी नारीमोन कहते हैं, अगर ट्रांसलेट किया तो थंडर गेट। और एक और वजह कि मुझे रात को यहाँ पे आना था इस क्योंकि क्राउड थोड़ा सा कम होगा। ये जगह अब इतनी पॉपुलर हो गई है कि दिन में अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको स्ट्रक्चर से ज्यादा इसके नेचुरल ब्यूटी से ज्यादा लोग दिखाई देंगे। तो वो मैं इस ट्रिप में चाहता नहीं था। रात को आने का जो डिसीजन था यार क्या ही बोलूं, बढ़िया था। मैंने आसाकुसा के इस जगह को इतना खाली जिंदगी में कभी देखा नहीं है। और यार रात को आने की वजह से एक अलग टाइप की वाइब आ रही है। यहाँ इस टेम्पल और इस टेम्पल के आजू बाजू में जो भी लाइट्स हैं वो ऑन हो गया है, जैसे पूरा मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और इसके बीच में
एक स्ट्रीट जाती है जिसे नाका मिसेदोरी कहते हैं। ये एक टाइप से शॉपिंग स्ट्रीट है और आपको स्ट्रीट फूड खाने के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस होते हैं। और इस स्ट्रीट की वजह से भी इस लोकेशन पे दिन पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, पर बहुत ही अलग लग रहा है। अगर आपको सोलो इन जापान का वो वाला एपिसोड देखना है, मैं टॉप राइट हैंड कॉर्नर में इसकी लिंक डाल दूंगा, तब जाके देख लो। देखो कि उस वीडियो में दिन में कितनी भीड़ है। सेम स्ट्रीट जहाँ पर मैं और आर्यन अभी चल रहा है, वहाँ पर दिन में कम्प्लीटली अलग वाइब है और रात को कम्प्लीटली अलग वाइब है। और अभी सीधा चलते चलते सेंसोजी टेम्पल की जो मेन बिल्डिंग है वो आ जाएगी और उस बिल्डिंग के ठीक सामने बिल्कुल उस खामिनारी मोन की तरह एक और गेट होगा, वेरी डिफरेंट। तो आई गेस रात को आने का डिसीजन एक्चुअली काफी अच्छा था। हमें अभी एक ट्रेडिशनल जापानीज सेरेमनी देखने को मिल रही है, जहाँ पर वो एक श्राइन कैरी करते हैं। इसे जापानीज कल्चर में पोर्टेबल श्राइन करते हैं। ये देखो, हजारों लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ है और ठीक वहाँ पे वो एक श्राइन अपने कंधों पे कैरी करके उसे लेके जा रहा है। सब लोगों ने ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहने हुए हैं। वाओ, ऑल्सो सेंसोजी श्राइन के दोनों तरफ कई छोटी छोटी गलियां जाती है, तो वो गलियां भी इस टाइम पे आने की वजह से बहुत ही ज्यादा पीसफुल है और माहौल बहुत शांत सा है। सुबह ये इतनी टूरिस्ट हैवी जगह होने की वजह से भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि आप शांति से एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट अच्छे से अब्जॉर्व नहीं कर पाते। और ये देखो, दोनों साइड पे एकदम शांत शांत से स्ट्रीट्स है, हर जगह येलो लाइट्स ऑन हो गया है। लो भाई, हम पहुंच गए हैं सेंसोजी टेम्पल के मेन बिल्डिंग के पास। और आज डेफिनेटली वो जो भी पोर्टेबल श्राइन चल रही थी उसकी वजह से बहुत सारे जापानीज रेस्टोरेंट यहाँ पे आ गया, वरना रात को इतनी भीड़ भी नहीं होती। तो आप सबके लिए फन फैक्ट, ये जो टेम्पल है इसके बाजू में एक फॉर्चून टेलिंग सिस्टम होती है, जहाँ पर पिछले 2 सालों में उस फॉर्चून स्टिक ने मेरी बैंड बजा दिया और तीनों बार मुझे बैड फॉर्चून दिया। इसकी वजह से मैं चेक ही नहीं करने वाला। तूने किया था लास्ट टाइम, क्या आया था तुझे? इट्स सेड, तो उसके साथ एक रीडिंग भी आती है, तो मुझे रीडिंग याद है। फॉर्चून वाज पॉजिटिव ओनली, बस रीडिंग ये थी कि एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स आएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इंस्टेंटली नहीं। क्या बात है, टेक एथिट एटलीस्ट इसके लिए कुछ अच्छा बोला। मेरी तो बैंड बजा दी कि तेरा तू जो भी कर रहा है ना उसका कुछ आगे होने ही नहीं वाला, तुझे पैसे नहीं मिलने वाले, अगर तेरा फैमिली बिजनेस है तो वो डूबने वाला है। ऐसे 2 साल पहले बोला था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अगर बैड फॉर्चून आता है तो उसी के बाजू में एक रॉड होता है जहाँ पर आप फॉर्चून बांधते हो और दिन के एंड में जो भी बैड फॉर्चून्स होते हैं वो टेम्पल वाले लोग जलाते हैं ताकि वो सच ना हो। पर मुझे फर्स्ट टाइम ये बात पता नहीं थी, इसीलिए मैं वो ट्राई करना भूल गया। मैं उस फॉर्चून को पुणे लेके गया पर तभी भी कुछ हुआ नहीं। पर मुझे नहीं करना अभी ये सब, छोड़ो, आई एम हैप्पी। तो डिनर के लिए मैं और आर्यन करी राइस खाने वाले हैं और ऑन द वे चलते चलते हम स्काई ट्री के और पास जा रहे हैं और व्यूज और भी बढ़िया हो रहा है। तो वो जो गोल्डन कलर का आपको दिख रहा है ना, उसके पीछे भी एक काफी कूल स्टोरी है। वो गोल्डन फ्लेम रिप्रेजेंट करती है, पर वो इतना गोल्डन पूप की तरह दिखता है कि यहाँ के रेसिडेंट्स ने उसे गोल्डन पूप ही नाम दिया है। आसाही करके एक बहुत फेमस बियर ब्रांड है, तो वो गोल्डन फ्लेम आसाही के पैशन और आसाही के एंथुजियाज्म को डिपिक्ट करना चाहती थी, पर लोगों ने उसकी बैंड बजा दी। अभी मुझे बैठ के हिट हो रहा है कि कल हमारा टोक्यो में आखिरी दिन है, इसीलिए इवन दो नींद आ रही है, मैं थोड़ा सा पुश करके खुद को बाहर और थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए कन्विंस कर रहा हूँ। ये जो मोमेंट्स होते हैं ये काफ़ी स्पेशल होते हैं। पिछले 5-6 रातों से मैं और आर्यन लॉसन में जाके खाना उठाते हैं, रूम में चिल करते हैं, पर आज हमने सोचा क्यों ना डिनर अच्छे जगह पे किया जाए। इसीलिए हम बाहर आसाकुसा में सुमिदा रिवर के पास करी राइस खा रहे हैं। बस एक अच्छी मेमोरी है, कल आखिरी दिन है, विल मेक टुनाइट काउंट एंड टुमारो काउंट। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, एक लाइक छोड़ देना। दिल से पसंद आया तो किसी भी दोस्त के साथ शेयर करना। आज का दिन और आज की रात काफी एडवेंचरस हुई है। अभी ऑलमोस्ट मिडनाइट है और जब हम शिंजुकू स्टेशन वापस आए तो हमें जिस एग्जिट से बाहर पड़ना था वो एग्जिट पुलिस वालों ने बंद किया था। तो वो एक फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। ज्यादा कुछ सीरियस नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम अंडरग्राउंड फंस गए थे, पर 11 बजे के बाद कुछ एग्जिट्स बंद होते हैं और सिर्फ कुछ एग्जिट्स खुले रहते हैं। आखिरी ट्रेन रात के 12:06 के आसपास होती है, तो उन पैसेंजर्स को निकलने के लिए वो कुछ लिमिटेड क्वांटिटी के एग्जिट्स खुले रखते हैं। तो हमने वो एग्जिट लिया, फिर हम बाहर आए और अभी हम रूटीन ये डेजर्ट आधा आधा खाएंगे और फिर सो जाएंगे। गुड नाइट।